वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कई जिलों के डीएम से पीएम मोदी करेंगे बात, सरकारी योजनाओं को लेंगे फीडबैक। एक बार फिर टॉप पर पीएम मोदी, 13 वर्ल्ड लीडर्स की सर्वे लिस्ट में पीएम 71% रेटिंग के साथ नंबर 1 पर रहे पीएम मोदी। 25 जनवरी को पीएम करेंगे वर्चुअल रैली, 7 लाख पेज समिति सदस्य होंगे शामिल, प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल ने दी जानकारी। अमित शाह पश्चिम उत्तर प्रदेश के कैराना से करेंगे चुनाव प्रचार की शुरुआत। विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद अमित शाह का होगा ये पहला दौरा। सर्द हवाओं के साथ राजधानी में बारिश, बढ़ेगा न्यूनतम तापमान, आज के लिए येलो अलर्ट जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ग्लोबल पॉपुलैरिटी एक बार फिर सामने आई है। पीएम मोदी को एक सर्वे के दौरान ग्लोबल वर्ल्ड लीडर्स लिस्ट में पहले नंबर पर चुना गया है। आपको बता दें कि पीएम को इस लिस्ट में 71% अप्रूवल रेटिंग मिली है, जबकि उनके साथ के कई ग्लोबल लीडर्स रेटिंग के लिहाज से कहीं पीछे रहे हैं। वहीं ये रेटिंग मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस ने जारी की है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में ऑनलाइन प्रचार में जुटी बीजेपी आगामी 25 जनवरी को पीएम नरेंद्र मोदी की एक वर्चुअल रैली की तैयारी कर रही है। आपको बता दें कि नमो ऐप और इंटरनेट मीडिया के जरिए इसमें 5 से 7 लाख पेज सीमित सदस्य शामिल होंगे। वहीं प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल ने गुरुवार को करीब 40,000 कार्यकर्ताओं से इसकी तैयारियों पर चर्चा की। आपको बता दें कि गुजरात प्रदेश बीजेपी कार्यालय श्री कमलम से प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल ने गुरुवार को प्रदेश के 569 स्थलों पर पार्टी के 40,000 मंडल कार्यकर्ताओं से ऑनलाइन चर्चा की। साथ ही उन्होंने 25 जनवरी को गुजरात में होने वाली पीएम मोदी की वर्चुअल रैली की जानकारी भी दी है। गृह मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह अब ब्रिज क्षेत्र के बजाय पश्चिमी यूपी से अपने प्रचार अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। पहले वे कृष्ण जन्मभूमि मथुरा से अपने अभियान की शुरुआत करने वाले थे। अब उनके कार्यक्रम में बदलाव हुआ है, अब वे पश्चिम यूपी से प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह पश्चिमी यूपी के कैराना से अपने प्रचार अभियान की शुरुआत आज से करेंगे। बता दें, गृह मंत्री कैराना में घर घर जाकर प्रचार करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उत्तर प्रदेश के शामली और मेरठ में सार्वजनिक कार्यक्रम में हिस्सा भी लेंगे। सबसे पहले वो घर घर संपर्क अभियान की शुरुआत आज दोपहर में कैराना विधानसभा से करेंगे। इसके बाद वे शामली और बागपत जिले के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक शामली के होटल ऑर्चिड में होगी। गृह मंत्री अमित शाह इस दौरे के दौरान चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए बीजेपी की छोटी बैठकें करेंगे। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह पूरे यूपी का दौरा आने वाले समय में करेंगे और हर जिले की हर विधानसभा सीट पर वे अपनी नजर भी रखेंगे। देश के गृह मंत्री शाह 23 जनवरी के बाद उत्तर प्रदेश में रैली करेंगे। इस दौरान वे हर जिले में जाएंगे और पूरे यूपी का दौरा करेंगे। आपको बता दें कि पार्टी को फिर से यूपी में सत्ता पर काबिज कराने के लिए अमित शाह फिर से मैदान में उतर रहे हैं। बीजेपी के एक बड़े नेता ने दावा किया है कि बीजेपी की सीटें इस बार 300 के पार होगी। बीजेपी नेता ने दावा किया कि पहले और दूसरे चरण के माहौल से ऐसा कहा जा सकता है कि बीजेपी फिर से 300 पार सीटें जीतने जा रही है। पहले और दूसरे चरण में बीजेपी अभी तक घोषित सीट्स में से 48 सीटें फिर से जीतेगी। बता दें कि उत्तर प्रदेश की जनता पिछले कई चुनावों से स्पष्ट बहुमत देती आ रही है। इस बार फिर से स्पष्ट बहुमत की उम्मीद नजर आ रही है। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी को शुरू होने वाला है। वहीं 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश किया जाएगा। इससे पहले केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। ये बैठक 31 जनवरी को दोपहर 3 बजे हो सकती है। आपको बता दें कि ये बजट सत्र 11 फरवरी तक चलेगा। वहीं सत्र का दूसरा चरण 14 मार्च से 8 अप्रैल तक चलेगा। वहीं इस साल के बजट से आम आदमी को काफी राहत मिलने की उम्मीद है। बता दें कि संसद के बजट सत्र का पहला चरण तब आयोजित हो रहा है जब 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोर शोर से चल रहा होगा और जहां पहले चरण के लिए 10 फरवरी को वोट पड़ेंगे और अंतिम चरण के लिए 7 मार्च को मतदान भी होगा। वहीं अवकाश के बाद जब सत्र का दूसरा चरण शुरू होगा तब यूपी, पंजाब, गोवा, मणिपुर और उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आएंगे। इन 5 राज्यों के लिए मतगणना 10 मार्च को होगी।
भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हीरानगर सेक्टर में सुरक्षा एजेंसियों को संदिग्ध सुरंग मिलने की सूचना मिलने से हड़कंप मच गया। गणतंत्र दिवस से ठीक पहले इस तरह का मामला सामने आने के बाद बीएसएफ, हीरानगर पुलिस, एसओजी और सीआरपीएफ की ओर से मौके पर तलाशी अभियान चलाया गया। बॉर्डर आउटपोस्ट करोल कृष्णा के नजदीक आईबी के 200 मीटर नजदीक मिले मुहाने की गहनता से जांच की गई है। पिलर नंबर 88 और 79 के बीच चलाए गए तलाशी अभियान के दौरान सुरक्षा एजेंसियों को सुरंग दिखाई दी। एजेंसियों के अनुसार मामले की जांच की जा रही है। फिलहाल किसी भी तरह की संदिग्ध चीज नहीं मिली है। गणतंत्र दिवस से पहले अंतर्राष्ट्रीय सीमा से आतंकी घुसपैठ की लगातार आशंका बनी रहती है। सुरक्षा एजेंसियों को लगातार इस तरह के इनपुट भी मिल रहे हैं। ऐसे में किसी भी मामले को हल्के में नहीं लिया जा सकता। इससे पहले भी हीरानगर सेक्टर में सुरंग मिलने और ड्रोन से हथियार गिराने के मामले सामने आ चुके हैं। वेस्टर्न घाना में एक ट्रक में जोरदार विस्फोट की वजह से करीब 17 लोगों की मौत हो गई। आपको बता दें, ये ट्रक गोल्ड माइन के लिए विस्फोटक लेके जा रहा था और मोटरसाइकिल से टकरा गया, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ। वहीं विस्फोट की वजह से जमीन में एक बड़ा क्रेटर बन गया और दर्जनों इमारतें ढह गई। हतोहात की संख्या की आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की गई है। अधिकारियों ने अब तक 17 शवों की गिनती की है और 60 से ज्यादा घायलों को स्थानीय अस्पतालों में ले जाया गया है। ये विस्फोट घाना के पश्चिमी क्षेत्र में बोगोसा और बावड़ी के बीच अपियेट में हुआ है। कोरोना वायरस टीकों को लेकर बहस जारी है। खासकर ओमिक्रॉन वेरिएंट के आने के बाद से वैक्सीन की प्रभावशीलता को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं। इस बीच एक स्टडी में पाया गया है कि स्पुतनिक वी टीके की 2 डोज कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट को बेअसर करने में फाइजर वैक्सीन की 2 खुराक की तुलना में 2 गुना तक प्रभावी है। ऐसा बताया गया है कि इस स्टडी के लिए लोगों को स्पुतनिक वी और फाइजर के टीके लगाए गए थे। बाद में ऐसे लोगों को वर्गीकृत करके उनके सीरम का तुलनात्मक अध्ययन किया गया। गुजरात में इस साल के अंत तक में विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव को लेकर बीजेपी ने तैयारियां भी शुरू कर दी है। गुजरात बीजेपी ने टिकट तय करने वाले 14 सदस्यों के पार्लियामेंट्री बोर्ड की घोषणा कर दी है। गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष CR पाटिल की अगुवाई में गुजरात प्रदेश के कार्यकर्ताओं को वर्चुअल मीटिंग के जरिए संबोधित किया गया है। मीटिंग में 579 मंडल तकरीबन 40,000 बीजेपी कार्यकर्ता शामिल रहे। CR पाटिल ने बताया कि हमारा प्रयास है कि संगठन को और मजबूत बनाया जाए, क्योंकि पिछले चुनावों में भी संगठन को और मजबूत बनाया जाए क्योंकि पिछले चुनावों में भी संगठन की मजबूती और मेहनत के बलबूते पर हमें काफी सफलता मिली थी और आने वाले समय में भी संगठन को और ज्यादा मजबूत करने का प्लान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 जनवरी को गुजरात बीजेपी के कार्यकर्ताओं को नमो ऐप के जरिए संबोधित भी करेंगे। ऐसा बताया जा रहा है कि पीएम मोदी खुद गुजरात चुनाव की तैयारियां पर नजर रखेंगे। वहीं गुजरात में चुनाव को लेकर पूछे गए सवाल पर गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष CR पाटिल ने कहा कि हम चाहते हैं कि गुजरात में दिसंबर में ही चुनाव हो। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को हराने वाले गुना शिवपुरी क्षेत्र के सांसद कृष्णपाल सिंह यादव ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा से दर्द बयां किया है। उन्होंने नड्डा को चिट्ठी लिखी है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक पार्टी का माहौल बिगाड़ रहे हैं। उन्होंने सिंधिया समर्थक मंत्रियों पर गुटबाजी और भेदभाव का आरोप लगाया है। ये चिट्ठी सार्वजनिक होने के बाद गुटबाजी का मामला गर्मा गया है। यादव ने कहा कि सिंधिया समर्थकों ने आयोजित कार्यक्रमों में मेरी और बीजेपी कार्यकर्ताओं की अपेक्षा करवाई है। उन्होंने कार्यक्रमों में नहीं बुलाया जाता। प्रोटोकॉल के अनुसार उद्घाटन लोकार्पण कार्यक्रम की शिल्पा टिक्का पर जगह नहीं दी जा रही। ऐसे कई काम होते हैं जिन्हें उनके प्रयासों से मंजूरी मिली है। ऑस्ट्रेलिया में साल 2022 में होने वाले T20 वर्ल्ड कप 2022 का शेड्यूल जारी हो गया है। ऑस्ट्रेलिया ही मौजूदा T20 वर्ल्ड कप चैंपियन है। ऐसे में अगला मुकाबला उनके ही घर पर हो रहा है। एक बार फिर T20 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान का मुकाबला होगा। ICC द्वारा शुक्रवार सुबह नया शेड्यूल जारी किया गया। T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत 16 अक्टूबर से होगी और सुपर 12 राउंड की शुरुआत 22 अक्टूबर से होगी, जिसमें ऑस्ट्रेलिया की भिड़ंत न्यूजीलैंड के साथ होगी, जबकि टीम इंडिया 23 अक्टूबर को पाकिस्तान के साथ भिड़ेगी।
T20 वर्ल्ड कप 2022 में टीम इंडिया को पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश और 2 क्वालीफायर टीमों के साथ ग्रुप 2 में रखा गया है। T20 वर्ल्ड कप 2021 में भी भारत का मुकाबला पाकिस्तान के साथ हुआ था, लेकिन टीम इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ 10 विकेट से हार गई थी। ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में भारत ने पाकिस्तान से कोई मैच गंवाया हो। भारतीय मौसम विभाग ने देश के कई इलाकों में 22 और 23 जनवरी को बारिश की संभावना जताई है। IMD के मुताबिक 22 और 23 जनवरी के दौरान बारिश और बर्फबारी की संभावना है। मौसम विभाग ने बताया कि सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ की वजह से शनिवार से अगले 2 दिनों तक जम्मू कश्मीर के अधिकतर हिस्सों में मध्यम दर्ज की बारिश या हिमपात हो सकता है। मौसम विभाग की माने तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 23 जनवरी तक बारिश के आसार बनते नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही न्यूनतम पारा भी 2 से 4 डिग्री तक बढ़ने के आसार हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली, राजस्थान, यूपी, झारखंड, बिहार समेत अलग अलग राज्यों में बारिश का अनुमान जताया है। झारखंड की राजधानी रांची और आसपास का मौसम एक बार फिर 22 जनवरी 2022 से बदल सकता है। पश्चिमी विक्षोभ की वजह से झारखंड के कई हिस्सों में 23 और 24 जनवरी को बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि होने की संभावना व्यक्त की गई है। वहीं मौसम विभाग ने मिली जानकारी के अनुसार 25 और 26 जनवरी 2022 को सुबह से धुंध और कोहरा छाए रहने की संभावना है। यूपी के जनपद संभल की चंदौसी नगर पालिका में तैनात अवर अभियंता के साथ अध्यक्षता के आवास पर भुगतान को लेकर ठेकेदार ने मारपीट की। आपको बता दें कि पूरा मामला जनपद संभल के चंदौसी कोतवाली क्षेत्र का है, जहां पर आवास विकास कॉलोनी में स्थित नगर पालिका परिषद अध्यक्ष इंदु रानी के आवास पर ठेकेदार के भाई मनमोहन भसीन की ओर से नगर पालिका में तैनात अवर अभियंता सिविल के अग्रवाल के साथ बकाया भुगतान न होने को लेकर मारपीट की गई, जिसकी शिकायत अवर अभियंता ने लिखित में नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी से की। साथ ही इस मामले में मुकदमा दर्ज कराने की भी अपील की है। हम ऐसे बैठे हुए थे तो मैंने देखा मनमोहन भसीन तो और ये जो है मतलब मनमोहन भसीन उठे हुए थे और 1 मिनट में एकदम से नहीं दिखाई कुछ दिया कि क्या हुआ, लेकिन वो इन्हें पकड़े और झगड़े जैसी स्थिति थी कुल मिलाकर। तो मैंने भी भसीन को पकड़ा और इसके बाद तुरंत जो है सबको हटा के मामले को शांत किए। मैंने पूछा भाई क्या बात है, कैसे ये स्थिति क्यों आई। फिर ये हो गया कि साहब जो है हमारा ये अंतिम भुगतान कर दिया गया। मैंने स्ट्रिक्टली अपने जेई साहब से बताया था कि जितना भी काम सही है उसका भुगतान आप बना दीजिए, बिल बना दीजिए, उसका भुगतान हो जाएगा। जो काम नहीं सही है उसका भुगतान कतई नहीं होगा किसी भी सूरत। और इनकी शिकायतों को लेके जिलाधिकारी महोदय के यहाँ भी तहसील उसमें शिकायत हुई थी, जिसमें तत्काल हमने PWD के साथ सड़कें देखी भी थी। हथापाई की बात नहीं आई है, बातचीत हो रही थी। बातचीत करते करते मेरे तो अंदर मीटिंग हो रही थी, मैं अंदर शुरू में मीटिंग करने चली गई। मेरे प्रभारी जी थे और हमारे पार्टी के कार्यकर्ता थे, तो यहाँ बात करते हुए छोड़ा मैंने और मेरे संज्ञान में ये नहीं हाथापाई हुई है। यदि ऐसा कुछ हुआ है तो गलत है, मैं इसकी घोर निंदा करती हूँ और दोनों को बुला करके ईओ साहब को, मैं विभागीय एनजी अपने जेई साहब को और जो ठेकेदारों को बुला करके बात करूँगी। ये गलत है, इसका मतलब जो भी समाधान होगा वो हम करेंगे आपस में बात करेंगे। भारत में किसानों को गेहूं पर सब्सिडी के मामले को लेकर अमेरिका ने गहरी आपत्ति जताई है। अमेरिका के शीर्ष सांसदों ने जो बाइडेन प्रशासन से आग्रह किया है कि विश्व व्यापार संगठन में भारत के खिलाफ शिकायत की प्रक्रिया शुरू कराए। भारत सरकार किसानों को गेहूं के उत्पादन मूल्य के आधे से ज्यादा सब्सिडी देती है, जिस पर अमेरिकी सांसदों को आपत्ति है और इस मुद्दे को विश्व व्यापार संगठन में उठाने की मांग कर रहे हैं। अमेरिका कांग्रेस सदस्यों ने इसे लेकर जो बाइडेन प्रशासन को एक पत्र भी लिखा है। अमेरिका का व्हीट एसोसिएट्स हमेशा से इस मसले पर भारत के खिलाफ कार्रवाई की मांग करता आया है और अब सांसदों के इस पत्र का उसने स्वागत भी किया है। अमेरिका कांग्रेस के 28 सांसदों ने अपने पत्र में लिखा था कि भारत की सरकार अपने किसानों को अधिक सब्सिडी दे रही है, जिसका नुकसान अमेरिका के उत्पादकों को हो रहा है। सांसदों का कहना है कि भारत की नीति से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नीति बर्बाद हो रही है। पत्र में लिखा गया, अमेरिका के खाद्य उत्पादक अपने प्रतिस्पर्धियों से स्पष्ट रूप से नुकसान में काम कर रहे हैं, जबकि विश्व व्यापार संगठन का नियम है कि 10% तक ही सब्सिडी दी जा सकती है। महात्मा गांधी की हत्या करने वाले नाथूराम गोडसे पर शॉर्ट फिल्म को लेकर महाराष्ट्र में बवाल मचा हुआ है। फिल्म का नाम है व्हाई आई किल्ड गांधी। इसका मतलब है मैंने गांधी को क्यों मारा।
ये फिल्म 2017 में बनी थी, इसे अब रिलीज किया जा रहा है। इस फिल्म को लेकर बवाल इसलिए मचा है क्योंकि फिल्म में गोडसे की भूमिका कोई और नहीं बल्कि एनसीपी सांसद अमोल कोल्हे निभा रहे हैं। अमोल कोल्हे पेशे से अभिनेता है। राजा शिव छत्रपति में वे छत्रपति शिवाजी के रोल के बाद काफी चर्चित भी हुए। इसके बाद वे राजनीति में आ गए और 2014 में शिवसेना के स्टार प्रचारक थे। फरवरी 2019 में कोल्हे ने एनसीपी ज्वाइन की। शिवसेना जैसे तमाम हिंदू दक्षिणपंथी राजनीतिक संगठन गोडसे को लंबे वक्त से एक देशभक्त के रूप में बताते रहे हैं। कोल्हे ने शिवसेना में रहकर भारत में गोडसे की भूमिका निभाई थी, लेकिन फिल्म रिलीज अब हो रही है जब वे एनसीपी में पहुंच गए हैं। एनसीपी अपनी सहयोगी कांग्रेस की तरफ से ही गोडसे को देशभक्त कहे जाने के खिलाफ है। कोल्हे ने कहा कि एक कलाकार के रूप में काम करते समय कुछ भूमिकाएं चुनौतीपूर्ण होती है, भले ही वे चरित्र की विचारधारा से सहमत ना हो। कोल्हे ने लिखा, जनता को भी खुले दिमाग और विचारों से एक आर्टिस्ट के काम को देखना चाहिए। मंडी जिले के सुंदरनगर के सलापड़ और कांगू में नकली और जहरीली शराब का सेवन करने से 7 लोगों की मौत के मामले में डीजीपी संजय कुंडू ने शुक्रवार को एसआईटी के अधिकारियों के साथ बैठक की है। जहरीली शराब के तार बद्दी, परवाणु और ऊना से जुड़ने के बाद एसपी बद्दी मोहित चावला, एसपी ऊना अरजित सेन के अलावा एडिशनल एसपी कागड़ा और डीएसपी परवाणु को भी एसआईटी में शामिल किया गया है। बता दें, कच्ची शराब तैयार करने वाले मिथाइल अल्कोहल, हथाइल अल्कोहल और यूरिया के अलावा तेज नशों के लिए क्लोरल हाइड्रेट का इस्तेमाल भी करते हैं, जिससे नशों की तीव्रता को बढ़ाया जा सकता है। अमृतकों के विसरा परीक्षण की जांच 3 चरणों में होगी। इसमें वैज्ञानिक पता लगाएंगे कि जहरीली शराब तैयार करने में कौन कौन से केमिकल मिलाए गए हैं। युद्धपोत आईएनएस रणवीर हादसे में शहीद हमीरपुर के जाबाज सुरेंद्र ढटवालिया की पार्थिव देह शुक्रवार को पैतृक गांव पहुंची। राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। शहीद को उनकी बेटी ने मुख्य अग्नि दी। भारतीय नौसेना में एमसीपीओ रैंक के अधिकारी सुरेंद्र ढटवालिया मंगलवार को मुंबई के नजदीक युद्धपोत आईएनएस में हुए विस्फोट में शहीद हुए नौसेना के 3 जवानों में शामिल थे। सुरेंद्र ढटवालिया जिला हमीरपुर के उपमंडल बाइसर की ग्राम पंचायत सटवी के रहने वाले थे। शहीद सुरेंद्र अपने पीछे माता पिता और 2 बेटियों को छोड़ गए। श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार के लगभग खाली होने से उसके डिफॉल्टर होने का खतरा अभी भी बना हुआ है। भारत और अन्य देशों की मदद से श्रीलंका को भले ही कुछ समय के लिए राहत मिल गई है, लेकिन आर्थिक संकट पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। श्रीलंका की आर्थिक बदहाली को लेकर कई लोग चीन को दोषी ठहराते आए हैं। अब खुद श्रीलंका में भी चीन के खिलाफ आवाजें उठने लगी है। श्रीलंका के प्रमुख सांसद डॉक्टर विजयदास राजपक्षे ने चीन पर श्रीलंका में आर्थिक हमले, भ्रष्टाचार और देश को कर्ज जाल में फंसाने का आरोप लगाया है। हांगकांग की एक रिपोर्ट के अनुसार डॉक्टर राजपक्षे श्रीलंका के उन कुछ नेताओं में से एक है जिन्होंने चीनी कर्ज के जाल के खिलाफ बात की और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को दोनों देशों के बीच पारस्परिक सहयोग बढ़ाने और पारस्परिक विश्वास के पुण्यमान को लेकर पत्र लिखने का साहस किया है।